नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा, एक दिन वीडियो लेट हो गया। अभी हम लोग रीट के अंदर केमिस्ट्री का थर्ड टॉपिक ले रहे हैं, तत्व यौगिक मिश्रण और पदार्थ की अशुद्धियों का पृथक्करण। एक्चुअली ये वाला टॉपिक ज़्यादा ऐसा हार्ड नहीं है। तत्व यौगिक मिश्रण लगभग सभी जने जानते हैं, और जो लाइक ग्रेजुएशन करके आया उसको तो ऑलमोस्ट ये चीज़ पता ही है। फिर साइंस से ग्रेजुएट को तो सबसे पहले पता ही है, पर फिर भी मैं सबसे पहले इसका बेसिक थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दूंगा, और उसके बाद पहले हम लोग इसके क्वेश्चंस करके और इसकी सारी क्वेरीज सॉल्व करेंगे। फिर जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ एक पीडीएफ बना करके, उस पीडीएफ के अंदर मैंने जो भी विधियाँ हैं, पृथक्करण की विधियाँ, वो डाल रखी हैं। और उसके अलावा मैंने यहाँ पे जो भी आवश्यक जो एलॉयज़ हैं, एलॉयज़ मतलब वही मिश्र धातु है ना, वो सारी डाल रखी हैं। और उसके अलावा हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई मैटर या पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ कोई भी चीज़ जिसके अंदर द्रव्यमान हो, और द्रव्यमान होने के साथ ही वो अपना खुद का स्थान रखता हो, और हम लोग हमारे जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उन्हें पांचों में से किसी से भी या पांचों से हम लोग उसे महसूस कर सकें, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ कहते हैं। दुनिया की हर चीज़ पदार्थ है, सिर्फ फीलिंग्स को छोड़ करके, भावनाओं को छोड़ करके। भावनाओं के अलावा सब कुछ पदार्थ है ऑलमोस्ट। पदार्थ की ऐसे तीन अवस्थाएं तो सॉलिड, लिक्विड, गैस है। इसके अलावा प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये भी पदार्थ की अवस्थाओं में आते हैं। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि पदार्थ को मैंने दो भागों में बांट रखा है, एक तो प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर, जिसे इम्प्योर भी कह सकते हैं। प्योर यानी शुद्ध पदार्थ, मिक्सचर यानी अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला होगा पहला होगा एलिमेंट, दूसरा होगा कंपाउंड। एलिमेंट को हिंदी में हम लोग बोलेंगे तत्व, और कंपाउंड को हम लोग हिंदी में बोलेंगे यौगिक। एलिमेंट या तत्व क्या होता है और यौगिक क्या होता है, एक बार सिंपलेस्ट चीज़ में बता रहा हूँ। अगर कोई भी पदार्थ एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ हो तो उसे हम लोग तत्व कहेंगे। इसे और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। और यौगिक क्या होता है, अगर कोई पदार्थ एक ही तरह के सेट ऑफ एटम से मिलकर के बना हो, जैसे जल एक यौगिक है। क्यों? क्योंकि ये एक सेट ऑफ एटम H2O से मिलकर के बना हुआ है, इसमें सारे H2O की इकाइयाँ हैं, इसीलिए हम लोग इसे बोलेंगे यौगिक। इसे फर्दर डिवाइड किया जा सकता है एटम्स के सेट में, पर कुल मिला के ये बना होता है एक सेट ऑफ एटम से। तो ये बात क्लियर होगी। आप देख सकते हैं तत्व के नीचे मैंने उसके उदाहरण दे रखे हैं, कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मरकरी वगैरह वगैरह। तत्वों को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। तीन भाग कौन कौन से हैं? तत्व के तीन भाग हैं हमारे पास में, धातु, अधातु और उपधातु। इसमें से सबसे पहले बात करते हैं धातु। धातु के क्या क्या गुण है? धातु आघातवर्धनीय होती है। धातु रिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, जिसे हम लोग सोनोरिटी कहते हैं। उसके अलावा जो धातु होती है उसे हम लोग लंबा खींच सकते हैं, कितना भी लंबा खींच करके उसे चेन बना सकते हैं, वो टूटता नहीं है। इसके अलावा धातु काफ़ी ज़्यादा डेंस होती है, धातु काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, टफ होती है, विद्युत की सुचालक होती है। ये तो थे धातुओं के गुण। धातुएँ आप लोग सब जानते हैं। फिर भी उदाहरण के लिए जैसे कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर वगैरह वगैरह। इसके अलावा अधातुएं धातुओं के अंदर जो धातुओं के गुण नहीं है वो अधातुओं में होंगे। जैसे अधातुएं जो होती है वो गैसियस या लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा पाई जाती हैं। उसके अलावा और बात करें, जो अधातुएं होती है, अधातुओं की खास बात ये होती है कि वो सॉफ्ट होती हैं। अगर सॉलिड फॉर्म में होगी तो वो सॉफ्ट होगी। उसके अलावा और बात करें, ये आघातवर्धनीय नहीं होती है, इनकी चेन नहीं बनाई जा सकती, ये रिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, ये विद्युत की कुचालक होती है। ये बात करी हम लोगों ने अधातुओं की। अब बात करते हैं उपधातु। उपधातुएं वो होती हैं जिनके अंदर धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। ये विद्युत की सुचालक भी हो सकती है और कुचालक भी हो सकती है, डिपेंड करता है उनकी कंडीशंस पे। जैसे अगर हम बात करें, सिलिकॉन एक उपधातु है। क्यों? क्योंकि वह जो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर के ऊपर तो विद्युत की कुचालक की तरह भांति व्यवहार करती, पर जैसे ही तापमान बढ़ाया जाता है तो विद्युत की सुचालक की तरह व्यवहार करती है। ये बात करी हम लोगों ने उपधातुओं की।
इसके बात करें यौगिक, यौगिक तो एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, मैंने लिख रखे हैं। यौगिक अगर आपको डायरेक्ट पहचानना है कि कौन यौगिक है, तो आपको देखना है कि उस पदार्थ का क्या एक निश्चित सूत्र है। अगर उसका एक निश्चित सूत्र है तो वो एक यौगिक होगा। अगर उसके अंदर एक से ज़्यादा सूत्र मिलकर के वो यौगिक बन रहा है या वो सब्सटेंस बन रहा है, तो हम लोग उसे बोलेंगे क्या, मिक्सचर। उसे हम लोग यौगिक नहीं बोल सकते। मिक्सचर क्या होता है, मिश्रण या मिक्सचर, ये एक अशुद्ध पदार्थ होता है जिसके अंदर एक से ज़्यादा यौगिक रहा करते हैं। अगर आप किसी भी मिश्रण को देख करके और ये अगर उसके यौगिकों के बारे में बता नहीं सकते, जैसे अगर मैंने पानी में नमक डाला या पानी में शक्कर डाला, तो पानी में नमक या पानी में शक्कर डालने पर मुझे पता नहीं पड़ेगा कि पानी के अंदर नमक डाला है या शक्कर डाला है, वो टेस्ट से पता पड़ पाएगा। बाकी आप देख करके उसे ऑब्जर्व करके नहीं बता सकते। तो वो एक सममांगी मिश्रण होगा जिसे हम लोग होमोजीनस मिक्सचर कहेंगे। आप देख सकते हैं होमोजीनस मिक्सचर के नीचे मैंने लिखा है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का अर्थ होता है कि उसे आप देख करके उसके अंदर आइडिया नहीं लगा सकते कि उसमें कौन कौन से पदार्थ उपस्थित हैं। इस तरह से अगर आप उसको देख करके नहीं बता सकते कि उसके अंदर कौन कौन है, तो वो हो जाएगा विषमांगी या हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर या विषमांगी मिश्रण में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। जो हमारे सममांगी मिश्रण या जिसे हम लोग बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर या सममांगी मिश्रण की एक खास बात होती है, वो ये कि इन्हें हम लोग वास्तविक विलयन कहते हैं। वास्तविक विलयन के अंदर जो कणों का आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होगा। 1 नैनोमीटर से छोटा अगर हमारे विलय कणों का आकार होगा तो उसे हम लोग सममांगी मिश्रण या होमोजीनस मिक्सचर कहेंगे। इसके उदाहरण क्या है, तो उदाहरण देखिए मैंने दे रखे हैं। पानी के अंदर शुगर डाल दीजिए, पानी के अंदर सॉल्ट डाल दीजिए, सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में डाल दीजिए या वाटर और अल्कोहल को मिक्स कर दीजिए। ये जो मिश्रण बनेगा वो एक सममांगी मिश्रण बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हेट्रोजीनस मिक्सचर की। हेट्रोजीनस मिक्सचर या विषमांगी मिश्रण जो होता है उसके अंदर 2 अवस्थाएं होती है। एक को बोलते हैं कोलोइड, दूसरे को बोलते हैं निस्यंदन। कोलोइड के कणों का जो आकार होता है, कोलोइड के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है। उसके अलावा 1000 नैनोमीटर से अगर ज़्यादा कणों का आकार हुआ तो उसे हम लोग निस्यंदन कहेंगे। कोलोइडल कणों की खास बात ये होती है कि उन्हें हम लोग नंगी आंखों से तो नहीं देख सकते, परंतु अगर माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाए तो उन्हें हम लोग देख सकते हैं। इस तरह से निस्यंदन के जो विलय के कण होंगे उन्हें हम लोग आसानी से न्यूड आइज से भी देख सकते हैं। उसके अलावा जो कोलोइडी कण होते हैं उनकी खास बात ये होती है कि वो ब्राउनीय गति दिखाते हैं, वो टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होता है। कई सारी बातें हैं जो 11th क्लास के टॉपिक में आती है, वो यहाँ 9th क्लास में इतना डिटेल में नहीं है। ये था हेट्रोजीनस मिक्सचर की खास बात। अब बच्चों, क्योंकि मिश्रण जो है वो एक अशुद्ध पदार्थ है, जब कोई अशुद्ध पदार्थ है तो उसे हमें शुद्ध करना होगा। शुद्ध करने के लिए हमारे पास में कई तरीके के तरीके हैं जिनसे हम लोग पदार्थ को छान सकते हैं, साफ कर सकते हैं, उनके सब्सटेंस को अलग अलग कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला तरीका है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के अंदर किन पदार्थों को हम लोग साफ कर सकते हैं, उसकी खास बात क्या है ये देखें। वाष्पीकरण की खास बात यह है कि एक पदार्थ, जैसे 2 पदार्थों का मिश्रण है, तो एक पदार्थ तो वाष्पीकृत होता हो। वाष्पीकृत का मतलब उड़ जाए, उसको गर्मी देने पर वो उड़ जाए, सूर्य की गर्मी पाने पर वो उड़ जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे वाष्पीकृत पदार्थ। एक तो वाष्पीकृत होता और दूसरा वाष्पीकृत नहीं होता। उदाहरण, नमक के अंदर अगर पानी को नमक के अंदर डाल दें तो नमक और पानी का जो मिश्रण है उसमें पानी तो वाष्पीकृत होता है पर नमक वाष्पीकृत नहीं होता। तो ऐसे सॉल्यूशन को, ऐसे मिक्सचर को हम लोग अगर सेपरेट करना चाहें तो उसके लिए वाष्पीकरण का तरीका उपयोग किया जाता है। छनन किसके लिए यूज़ किया जाता है? निस्यंदन के जो पार्टिकल है जो बड़ी साइज़ के हैं उनको हम लोग फ़िल्टर पेपर का यूज़ करके छान सकते हैं। ये छनन के तरीके से हम लोग इसको सेपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन किसके लिए काम में आएगा। सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे के साथ में अच्छे से मिक्स होते हैं, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, छाछ या दूध के अंदर पानी और जो ऑयल होता है वो एक दूसरे के, या घी जिसे हम लोग कहते हैं, या जिसे क्रीम कहा जाता है, वो बहुत ही अच्छे से मिक्स होते हैं। अब जो ये मिक्स सब्सटेंस है, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ में बहुत ही कॉम्पैक्ट पैक रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा घुले हुए रहते हैं, तो इनके अंदर जो केवल और केवल अंतर होता है वो होता है केवल उनके अंदर की डेंसिटी का।
तो डेंसिटी का जो अंतर होता है, घनत्व का जो अंतर होता है, एक भारी होता है एक हल्का होता है, तो बहुत ही कम अंतर होने की वजह से हम सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करते हैं। इसमें उस पदार्थ को ज़ोर से घुमाया जाता है, ज़ोर से घुमाने पर उस पदार्थ में से जो हेवी पार्टिकल होंगे वो तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशन फोर्स से बीच में आ जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, और जो हल्के पार्टिकल होंगे वो ऊपर रह जाएंगे। इस तरीके से हम लोग किसी भी दो सब्सटेंस जिनके घनत्व में अंतर हो उनको सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट करने के लिए ये वाला जो मैंने अभी आपको बता ही दिया, एग्जाम्पल भी दे रखा है, इन डेयरीज टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, क्रीम से बटर को अलग करने के काम में आता है। इसी तरह से वॉशिंग मशीन जब हम लोग ज़ोर से घुमाते हैं तो वॉशिंग मशीन जो पार्टिकल जो हमारा लिक्विड है, जो हमारा पानी है, वो कपड़ों में से नीचे की तरफ चला जाता है और कपड़े ऊपर की तरफ रह जाते हैं। नेक्स्ट देखिए सेपरेटिंग फनल एक बल्ब के जैसा सा होता है। इसमें बल्ब के जैसा होता है, नीचे की तरफ टोटी लगी हुई रहती है। इसके अंदर किन को यूज़ लेंगे, जिनके अंदर दोनों लिक्विड एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। तो अगर मिक्स नहीं हो रहे हैं तो उन दोनों लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हम लोग सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करेंगे। उसमें नीचे की तरफ कौन सा लिक्विड आ जाएगा, जो हमारा ज़्यादा अमाउंट में वो नीचे रहेगा, कम अमाउंट में ऊपर रहेगा। जैसे पानी के अंदर ऑयल डालो या ऑयल में पानी डालो तो जो ज़्यादा अमाउंट में वो नीचे रहता है और कम अमाउंट में वो ऊपर रहता है। तो नीचे वाले को अलग कर लो, ऊपर वाले को बाद में अलग कर लो। इस तरह से सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जांपल भी दे रखा है, केरोसिन एंड वाटर मिक्सचर इज सेपरेटेड बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। दिस मेथड इज आल्सो यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट्स ओर। ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। आयरन फ्रॉम इट्स ओर मतलब आयरन के अयस्क में से आयरन निकालने के लिए काम में लिया जाता है ना। अब बात करते हैं सब्लिमेशन को उधर्वपातन कहते हैं। उधर्वपातन क्या होता है, कोई भी एक ठोस पदार्थ जिसे गर्म किया जाए तो गर्म करने पर वो पूरी तरह से बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। उदरपातन का ये तरीका हम लोग कई सारे ऐसे पदार्थ जो उदरपातित होते हैं उनके लिए यूज़ लिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, अमोनियम क्लोराइड जो है वो अगर नमक के साथ मिला दिया जाए तो आप पहचान भी नहीं पाओगे कि नमक कौन सा है और अमोनियम क्लोराइड कौन सा है। तो इस तरह के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक जो हमारी पेट्री डिश है या कोई भी जो हमारा पात्र है उसके अंदर नमक और अमोनियम क्लोराइड का वो मिश्रण रख देंगे, फिर उसे गर्म करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड तो उड़ जाएगा और नीचे क्या बचेगा, हमारे पास में सॉल्ट बचेगा। आप चाहते हैं कि अमोनियम क्लोराइड भी आपके पास रहे, उड़े ना, कहीं जाए ना, तो उसके ऊपर की तरफ आप उल्टी कटोरी रख दीजिए, कीप रख दीजिए कॉटन का डॉट लगा करके, तो ऊपर की तरफ जो कीप होगी उसमें अमोनियम क्लोराइड आ जाएगा। क्योंकि सब्लिमाइज सब्सटेंस की खास बात ये होती है कि वो सॉलिड से वापस से पहले गैस में जाते हैं और गैस से वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपको जो ऊपर की तरफ कंटेनर रखा होगा उसके अंदर की तरफ बॉटम में आपको वो मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी किसके लिए यूज़ होती है। क्रोमेटोग्राफी इंक के अलग अलग तरह के जो इंक के अंदर जो सब्सटेंस होते हैं वो आपको ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते आप किसी तरीक़ों से। तो आपको अगर पता करना है कि उसमें कौन कौन से सब्सटेंस है तो उसके लिए आपको क्रोमेटोग्राफी यूज़ करनी पड़ेगी। क्रोमेटोग्राफी कई तरह की होती है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, है ना, बहुत सारे तरीके की होती है। इसके अंदर जो अवशोषण फिनोमिना यूज़ होता है ये भी आपको याद रखना, अवशोषण और अधिशोषण, है ना। तो इसमें अधिशोषण फिनोमिना यूज़ होता है, अवशोषण नहीं, अधिशोषण फिनोमिना यूज़ होता है, जिसे हम लोग जिसकी वजह से वो पदार्थ जो है वो ग्रेविटेशन पुल से उल्टा ऊपर की तरफ चढ़ता है ना। तो ये तरीका किसके लिए यूज़ होता है, तो ये तरीका जो है वो इंक को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। ये आपको मेन याद रखनी है। अब बात करते हैं आश्वन। आश्वन क्या है, वे घुलनशील पदार्थ जिनके क्वथनांक में 25 केल्विन से ज़्यादा का अंतर हो उसके लिए यूज़ किया जाता है। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने ले लिया पानी और एसीटोन। तो एसीटोन बहुत जल्दी बॉईल होता है, बहुत जल्दी गर्म होकर के उड़ जाता है। रूम टेम्परेचर पर भी एसीटोन खुला रखने पर उड़ जाएगा, पर पानी जो है वो आपको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल होना शुरू होता है और उड़ना शुरू होता है। इसीलिए जैसे इस तरह का जो सोल्यूशन है, इस दोनों का जो मिक्सचर है, मिक्सचर को आप क्या करोगे, गर्म करोगे तो जल्दी बॉईल होने वाला पहले उड़ जाएगा और बाद में बॉईल होने वाला बाद में। अगला देखिए प्रभाजी आसवन जो है, प्रभाजी आसवन किसके लिए यूज़ होता है। प्रभाजी आसवन वो तरीका है जिसके अंदर 25 केल्विन से कम का जिसमें अंतर हो उसके लिए यूज़ लिया जाता है। 25 केल्विन से कम का अंतर के लिए क्यों यूज़ में लिया जाता है, क्योंकि 25 केल्विन से कम का अगर अंतर होगा तो वो मिक्सर जैसे पहला उड़ करके ऊपर गया, गर्म करने पर पहला ऊपर गया, तो दूसरा भी हाथों हाथी ऊपर चला गया, क्योंकि 25 केल्विन टेम्परेचर बढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसीलिए हम लोग इस प्रभाजी आसवन तरीके का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बल्ब की तरह की संरचनाएं होती है, जो हमारी ट्यूब लगी होती है ऊपर, उसमें बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, जिसके अंदर पहले एक सब्सटेंस फिर दूसरा सब्सटेंस फंसता जाता है और अलग अलग फ्रैक्शंस में, प्रभाज में, अलग अलग टुकड़ों में सेपरेट होता है, इसीलिए इसको प्रभाजी आसवन कहते हैं।
ये आप लोग देख सकते हैं, आप प्रभाजी आश्विन का फोटो देख सकते हैं, उसके अंदर लगी हुई कीप का भी फोटो आपको मिल जाएगा गूगल पे। बाकी सब लोग इसके बारे में जानते हैं, मैं केवल जानकारी दे रहा था। क्रिस्टलन किसके लिए यूज़ में लिया जाता है? क्रिस्टलन में क्या है कि सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड करता है क्रिस्टलन। एक पदार्थ ज़्यादा सॉल्युबल है, दूसरा पदार्थ कम सॉल्युबल है, तो उनको सेपरेट करने के लिए क्रिस्टलन का उपयोग किया जाता है। देखिए एक बार पढ़ के देखते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज ए सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन मेथड विच इन्वॉल्व द प्रेसिपिटेशन ऑफ द सॉलिड क्रिस्टल्स फ्रॉम इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑन कूलिंग। बिल्कुल, संतृप्त जो आपका विलयन होगा, संतृप्त विलयन के अंदर जो सब्सटेंस घुला हुआ है, एक ज़्यादा घुला हुआ है, कम घुला हुआ है। ठंडा करने पर संतृप्त विलयन में से वो सब्सटेंस बाहर निकल करके पपड़ी के रूप में, क्रिस्टल्स के रूप में बाहर निकल जाएगा, उसे क्रिस्टलन कहते हैं। ये आप लोग देखते भी हैं, जैसे चाशनी के ऊपर की तरफ, जैसे चाशनी ठंडी होती है तो शक्कर के पार्टिकल जो होते हैं वो ऊपर की तरफ आकर के तैरने लग जाते हैं, वो क्रिस्टलन का ही एक उदाहरण है। उसके अलावा समुद्र के पानी से जो नमक निकलता है वो भी एक क्रिस्टलन के द्वारा ही बाहर निकाला जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। इस पीडीएफ के अंदर का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, निम्नलिखित में से वायु क्या है? तो निम्नलिखित में से वायु क्या है? वायु क्या है? वायु बहुत सारी गैसों का एक मिश्रण है, तो आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से एक मिश्रण है। मिश्रण क्या चीज़ होती है? मिश्रण होती है बहुत सारी चीज़ों का समूह, है ना, दो या दो से ज़्यादा यौगिकों का ग्रुप। तो तांबा, सोना और जस्ता, पीतल, इसमें आंसर होगा पीतल। पीतल एक मिश्रण है, बाकी सबका फॉर्मूला होता है आपको पता ही। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तत्व क्या होता है? जो कि एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ हो। एल्यूमिनियम Al, सारे परमाणु Al के, सोडियम में Na, तांबे में Cu, कांसा एक तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें केवल दो तत्व उपस्थित हैं? H2O, जल का फॉर्मूला होता है H2O, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो ही तत्व होते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? ऑक्सीजन किस में नहीं है? तो देखिए ज़रा, कांच का फॉर्मूला होता है SiO2। रेत और सीमेंट, तीनों में ऑक्सीजन SiO2 सिलिका डलती है। इसी वजह से मिट्टी के तेल में हम लोग बोलेंगे कि ऑक्सीजन नहीं है। स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील एक मिश्रण है जिसके अंदर कार्बन और आयरन का मिश्रण होता है। स्टेनलेस स्टील के अंदर क्रोमियम भी डलाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और ना ही यौगिक? देखिए, निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और ना ही यौगिक? तो देखिए, ना तो तत्व और ना ही यौगिक, इसका मतलब क्या होगा? मिश्रण। हाँ बिल्कुल, तो पारा एक तत्व है, जल एक यौगिक है, सोडियम क्लोराइड एक यौगिक है, तो बचा कौन? वायु होगा मिश्रण। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? बिल्कुल, पदार्थ की मैंने 5 अवस्थाएं बोली है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, तो चौथी अवस्था होगी प्लाज्मा। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? यौगिक क्या होता है? जो कि एक ग्रुप ऑफ एटम से मिलकर के बना होता है। पीतल, स्टील, रेत, हीरा, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास में हीरा तत्व है। रेत, स्टील और पीतल, स्टील तो एक मिश्रण हो गया, पीतल एक मिश्रण हो गया, आंसर होगा रेत। SiO2 की यूनिट होती है सिलिका की। विरंजक चूर्ण CaOCl2 क्या है? एक यौगिक है भाई, एक फॉर्मूला होता है इसका। बारूद क्या है? बारूद एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, ये सर्वप्रथम किसने कहा? महर्षि कनाद ने। इससे रिलेटेड परमाणु व अणु का एक टॉपिक मैं पहले भी वीडियो मैंने डाल चुका हूँ। सबसे पहला टॉपिक शायद परमाणु अणु ही है। उसके अंदर मैंने डिटेल में आपको हर एक साइंटिस्ट के बारे में बताया है कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या खोज करी है, वो आप लोग देख सकते हैं। उसका लिंक लास्ट के अंदर वीडियो में आपको मिल जाएगा, देखने को भी मिल जाएगा, और आप लोग मेरी वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी जा कर के देख सकते हैं। कोयला क्या है? कोयला एक मिश्रण है भाई। कोयला किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन्स का, सल्फर का, है ना, कार्बन का, बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण होता है कोयला। कोयले के अंदर बहुत सारे पदार्थ होते हैं, उसके जलने से बहुत सारी गैसेज निकलती है। हीरा क्या है? हीरा एक तत्व है जी। हीरा एक तत्व क्यों है? क्योंकि ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, केवल कार्बन का बना होता है। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है जिसका एक प्रॉपर फॉर्मूला होगा? तो यौगिक पूछ रहा है भाई। देखो, तो अमोनिया का NH3 फॉर्मूला होता है। वायु में तो बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है, वायु नहीं हो सकता। पारा एक तत्व है Hg, तो हमारे पास आंसर होगा अमोनिया। शुद्ध तत्व कौन सा है? तो वो शुद्ध तत्व वो तत्व होगा जिसके अंदर एक ही तरह के एटम्स होंगे, तो आंसर होगा हमारे पास में सोडियम। निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? यौगिक वो होगा, मैंने बताया, जिसका फॉर्मूला होता है। तो चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22O11, चीनी आंसर होगा। सीमेंट, कोल्ड ड्रिंक और टूथपेस्ट मिश्रण हो जाएंगे।
निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु है? कौन सी उपधातु है? उपधातु क्या होती है मैंने बताया, इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। आपको उपधातुएं याद रखनी है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ये आपको याद रखनी, 7 उपधातुएं होती है, इसमें आर्सेनिक आंसर होगा। निम्नलिखित में से द्रव धातु क्या है? बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि ये द्रव उपधातु द्रव धातु की अगर बात करें तो मरकरी होगा, पर अगर बात करते हैं द्रव उपधातु की तो ब्रोमीन याद रखना आपको, ठीक है। उपधातुओं में 22 उपधातुएं होती है, जिसमें से 11 तो होती है हमारी गैसेस, 10 होती है ठोस और 1 होती है लिक्विड, वो है ब्रोमीन। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु का भार का आधार पर अनुपात क्रमशः कितना होगा? ये तो 2:8 होगा। ये कैसे होगा ये आपको मैंने बता रखा, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 16 होता है, तो 2 और 16 को आप लोग माइनस कर वो सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, तो आंसर आएगा आपका 2:8। ये कैसे करना है इसके लिए मैं पहले वीडियो डाल चुका हूँ, परमाणु अणु वाली वीडियो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। विभिन्न तत्वों के निश्चित अनुपात के संयोग पर क्या प्राप्त होता है? तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग पर क्या प्राप्त होता है? आंसर होगा यौगिक प्राप्त होता है। नेक्स्ट बात करते हैं 22, क्वेश्चन नंबर 22। दो पदार्थों को पृथक करने की प्रभावी क्रिस्टलन विधि निम्नलिखित में से किसके अंतर पर आधारित है? दो पदार्थों को पृथक करने की प्रभावी क्रिस्टलन विधि किस पर आधारित है? क्रिस्टलन विधि मैंने बताया था विलेयता पर आधारित है ना। ज़्यादा विलेय पदार्थ जो होगा उसको ठंडा करने पर वो क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है। एनिलीन का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? साधारण आसवन विधि द्वारा किया जाता है। एनिलीन और जल का जो मिश्रण होता है उसको, क्योंकि एनिलीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 184 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, पानी का होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 केल्विन से ज़्यादा का अंतर है, इसी वजह से इसमें साधारण आसवन विधि यूज में लेंगे। विभिन्न तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग करने पर क्या मिलता है? निश्चित अनुपात में संयोग करने पर, तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग करने पर यौगिक मिलता है जी। कच्ची चीनी को विरंजित करने के लिए कौन सा कोयला काम में लिया जाता है? लकड़ी का कोयला, क्योंकि इसमें ज़्यादा छेद रहते हैं, इसी वजह से उसका कलर गायब होने में आसानी रहती है, उस पर ज़्यादा अधिशोषण होता है। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर कौन सी है? जस्ता, तांबा और निकल की। ये कैसे याद करोगे आप? इसके लिए मैंने नीचे पूरी टेबल दे रखी है। पीतल, घंटा धातु, कांसा, जर्मन सिल्वर, एल्यूमिनियम, कांसा, गन मेटल वगैरह सारी मैंने इस टेबल में डाल रखी है, ठीक है। ये टेबल को मैं एक बार छोटी कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के और लिख लीजिएगा, ठीक है। और आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ आपको मिले तो आप फेसबुक पर सॉल्यूशन एकेडमी का पेज भी लाइक कर सकते हैं, उसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर मैं सारे वीडियोस की पीडीएफ डाल देता हूं, तो वहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। उसके अलावा जितनी भी पीडीएफ और क्वेश्चंस मैं डाल रहा हूँ टिल रीट एग्ज़ाम, वो सारी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम है सर्वाधिक मात्रा में, 8% एल्यूमिनियम होती है। वास्तविक विलयन किस तरह का मिश्रण है? मैंने पहले बताया वास्तविक मिश्रण एक सममांगी मिश्रण होता है। रेडियम किस धातु, किस खनिज से प्राप्त होता है? याद रखना पिच ब्लेड से प्राप्त होता है। UO2 इसका फॉर्मूला होता है। यूरेनियम का अयस्क है पिच ब्लेड, ठीक है। इसके अंदर यूरेनियम जो होता है उससे हम लोग रेडियम निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, विद्युत विखंडन के द्वारा, विखंडन के द्वारा निकालते हैं, विद्युत विखंडन नहीं। अब देखिए नेक्स्ट, कोलोइडी कण का आकार क्या होता है? कोलोइडी कणों का आकार, ये तीनों का आकार आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले भी बोला फिर बता रहा हूँ। जो हमारे वास्तविक विलयन होते हैं उनका आकार होता है 1 नैनोमीटर से कम। कोलोइडी कणों का आकार होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच, और निस्यंदन का आकार होता है 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा। इस तरह से